क्या आपको पता है म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां पर रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना एक बेनिफिशियल ऑप्शन होगा। अब शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड होते हैं, कैसे भी इन्वेस्टमेंट कर लो, इसमें क्या कंफ्यूजन वाली बात है। लेकिन अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर ऐसा पर्सपेक्टिव बनाकर सोचते हैं और ऐसा पर्सपेक्टिव बनाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी आएगी और हो सकता है कि आप लोग किसी गलत म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर ले, या तो आप लोगों के म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स बहुत कम होंगे। और सबसे खास बात तो यह है कि जो आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स हैं वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करेंगे, ना कि आपके एनालिसिस पर। क्योंकि जब भी आप लोग किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके पहले बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं और कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही आप एक पॉजिटिव रिजल्ट पर आते हैं कि उस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन आखिर वो फैक्टर्स क्या क्या हैं और किस तरीके से आपको रिसर्च करनी है, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। तो अगर आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है या आपके फ्रेंड्स या कलीग्स में कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके साथ इस वाली वीडियो को जरूर शेयर करना। देखो, जब भी आप लोग किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स देखे जाते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहला फैक्टर होता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे डिसाइड करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप लोग 500 रुपीज पर मंथ की एसआईपी वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके सामने वही सारे ऑप्शंस होने चाहिए जहां पर आपको 500 रुपीज में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। एंड लेट्स अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का है 1000 रुपए का, तो आपके लिए वो म्यूचुअल फंड की स्कीम सही नहीं होगी। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तब आप उस पर्टिकुलर असेट को लिक्विडेट कर सके। लेट्स से लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितने जल्दी आपके म्यूचुअल फंड रिडीम होकर आपके पास कैश बैलेंस इकट्ठा होता है। लेट्स से अगर आप लोगों ने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को रिडीम करने के लिए आज रिक्वेस्ट दी है तो हो सकता है कि आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट कल या परसों भी आ सकते हैं और काफी सारे केसेस में देखा जाता है कि 5 to 7 वर्किंग डेज लग जाते हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है रिटर्न्स का। कोई भी इन्वेस्टर उसी पर्टिकुलर ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करेगा जहां पर रिस्क कम होगा और रिटर्न्स थोड़े से ज्यादा होंगे। लेकिन इतना ज्यादा सेफ ऑप्शन करंटली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मॉडरेट रिस्क और हाई रिटर्न वाले ऑप्शंस को प्रीफर किया जाता है। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 3 फैक्टर जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनिशियल स्टेज पर इन्हीं 3 फैक्टर्स को देखकर एनालाइज किया जाता है कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 3 फैक्टर नहीं है जो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम डिसाइड करने में आपकी हेल्प करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो आपको बताते हैं कि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम कैसी है। एग्जांपल के तौर पर आप लोग असेट अंडर मैनेजमेंट का साइज चेक कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट का रेशियो कम है तो इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड कंपनी के पास मैनेज करने के लिए असेट बहुत कम है। अब हो सकता है कि मार्केट में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम ने आपको अच्छे रिटर्न्स दिए हो लेकिन लिक्विडिटी के मामले में ये थोड़ा सा पीछे रह गया हो। बेसिकली मेजॉरिटी केसेस में मार्केट में देखा गया है कि जिस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स ज्यादा हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट कम होता है, वहां पर लिक्विडिटी के थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं। लेकिन वहीं पर अगर असेट अंडर मैनेजमेंट का अमाउंट ज्यादा है तब ऐसे केसेस में आप लोगों के सामने रिटर्न्स थोड़े से कम हो जाएंगे। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसी चीजें नोट की जाती हैं। इसके अलावा जब भी आप लोग किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का बिहेवियर आपको एनालाइज करना है। आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम ने मार्केट के अलग अलग टाइम पीरियड में, मार्केट के अलग अलग इवेंट में कैसे परफॉर्म किया है। लेट्स से मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है जो कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पर भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न जनरेट कर दे रहा था और इसके बाद जब जब मार्केट में फ्लक्चुएशंस आई तब तब वहां पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी एवरेज दिखाई दी। अदर म्यूचुअल फंड स्कीम के कंपैरिजन में उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया था क्योंकि वहां पर जो इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन था वो कुछ इस तरीके का ही था। तो आपको रिटर्न्स के साथ साथ उस म्यूचुअल फंड स्कीम का बिहेवियर भी चेक करना है। इसके बाद आपको रिस्क फैक्टर को एनालाइज करने के लिए आप लोग अल्फा और बीटा को चेक कर सकते हैं। ये आपको मार्केट की वोलेटिलिटी और म्यूचुअल फंड स्कीम से एसोसिएटेड रिस्क के बारे में बताएंगे। इसके अलावा और भी कौन कौन से वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी मदद से आप लोग मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड स्कीम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके दिमाग में क्या आता है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।